अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। जो एंजाइम एक्शन का दूसरा नाम कैटालाइसिस भी हम बोलते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एंजाइम की शेप या एंजाइम की केमिस्ट्री में चेंज आती है, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी भी जो है उसमें भी डिस्टर्बेंस है। वो है एंजाइम कंसंट्रेशन। ये फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो क्या कर सकते हैं, एंजाइम के रेट को स्लो डाउन भी कर सकते हैं, एंजाइम के रेट को बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहला एंजाइम कंसंट्रेशन, एंजाइम की मिकदार। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एंजाइम्स इफ सबस्ट्रेट इज अनलिमिटेड। अगर आपके पास सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो, मीन के सबस्ट्रेट आपके पास 1000 तक हो, 1000 क्या हो, सबस्ट्रेट हो, और एंजाइम आपके पास हो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 100 एंजाइम्स हो। अब अगर आप एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एक्टिव साइट, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ाने से मुराद है कि ज़्यादा एक्टिव साइट जो होंगी वो इंक्रीज़ होंगी। जब एक्टिव साइट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ होगी तो ज़्यादा वो सबस्ट्रेट जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव साइट पे बाइंड करेंगे और प्रोडक्ट में चेंज होते जाएंगे। तो अगर इसको हम 100 से 500 तक ले जाते हैं, रिएक्शन रेट और बढ़ जाएगा। अगर हम एंजाइम को यानी कि एंजाइम की मिकदार को 2 फोल्ड इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जो है वो भी डबल हो जाता है। तो लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब जो है एंजाइम भी 100 आपके पास हैं, सबस्ट्रेट भी 100 है, तो रिएक्शन रेट जो है वहाँ उसके बाद जो है वो कांस्टेंट रहेगा, वो मज़ीद इंक्रीज़ नहीं होगा। तो रिएक्शन रेट जो है ये अमाउंट ऑफ एंजाइम के जो है बढ़ाने से क्या होता है, इंक्रीज़ होता रहता है। अगर आपके पास सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो अनलिमिटेड फॉर्म में हों या अनलिमिटेड हों। तो नेक्स्ट वन है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। कि सबस्ट्रेट की अगर डियर स्टूडेंट्स एट अ लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सबस्ट्रेट अवेलेबल। रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अगर सबस्ट्रेट जो है वो अवेलेबल हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ता जाता है। या मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे इसके उल्ट है कि यहाँ पे सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, यहाँ पे एंजाइम्स अगर आपके पास क्या हैं, एंजाइम्स अवेलेबल हैं, एंजाइम्स क्या हैं, अवेलेबल हैं। एंजाइम अवेलेबल, एंजाइम कितने हैं, 1000 एंजाइम्स हैं। अब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, पहले सबस्ट्रेट 10 थी, फिर सबस्ट्रेट 10 से 100 होगी, 100 से फिर इवन के 1000। जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे तो अगर एंजाइम आपके पास अवेलेबल होंगे तो एंजाइम का रिएक्शन रेट जो होगा वो बढ़ता जाएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब एंजाइम की कंसंट्रेशन केप्ट रखी जाएगी, कांस्टेंट रखी जाएगी, तो एंजाइम की कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट होगी। तो फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैन नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन एनी मोर। कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप एंजाइम की कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट हो जाएगी तो उसके बाद अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते भी जाएं तो एंजाइम का रिएक्शन रेट जो है वो नहीं इंक्रीज होगा। क्यों नहीं इंक्रीज होगा डियर स्टूडेंट्स, उसके लिए ये मैंने ग्राफ बनाया है कि जैसे जैसे ये सबस्ट्रेट आपने बढ़ाई, फर्ज करें सबस्ट्रेट इतनी होगी, 10 थी तो इतनी 100,000 सबस्ट्रेट बढ़ती की रेट ऑफ रिएक्शन जो ग्राफ है वो ऊपर चलता है। लेकिन जब एंजाइम आपके पास जितने अवेलेबल थे वो ख़त्म हो गए, एंजाइम की कंसंट्रेशन जो थी वो कांस्टेंट होगी, उसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें अपीयर होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी कांस्टेंट हो जाएगा, वो भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं इंक्रीज होगा, क्योंकि जितने एंजाइम थे उनके ऊपर आके सबस्ट्रेट लग चुकी हैं। अब मज़ीद अगर आप सबस्ट्रेट ऐड भी करें तो एंजाइम की एक्टिव साइट जो हैं वो फिलअप हो चुके हैं, वो सेचुरेशन हो चुके हैं। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कि ऑल द एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर ऑक्युपाइड हो चुकी है, और इसी को हम नाम देते हैं एक्टिव साइट सेचुरेशन का नाम भी देते हैं कि एक्टिव साइट जो है उसकी फिलिंग हो चुकी है, ऑक्युपाइड हो चुकी हैं। अब मज़ीद कोई एक्टिव साइट जो है वो बाकी नहीं है जहाँ पे सबस्ट्रेट आके बाइंड करेगी। तो इस तरह नेक्स्ट वन है हमारा टेम्परेचर।
टेम्परेचर जो है, एंजाइम जो हैं वो सेंसिटिव हैं टेम्परेचर के लिहाज से। क्यों? क्योंकि एंजाइम प्रोटीन इन नेचर है। हेयर की एग्जांपल ले लें, हेयर भी प्रोटीन है, इसमें केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। आग के हम यानी इससे ज़्यादा हीट दें तो ये भी क्या हो जाते हैं, डिनेचर हो जाते हैं। एग है वो भी प्रोटीन होती है, उसको अगर हम आग के ऊपर रखें या टेम्परेचर ज़्यादा देते हैं वो भी डिनेचर हो जाता है। इसी तरह तो एंजाइम भी प्रोटीन के बने तो ये सेंसिटिव होते हैं, लेकिन एंजाइम जो है एक मखसूस टेम्परेचर पे मैक्सिमम अपनी एफिशिएंसी शो करते हैं। उस टेम्परेचर को ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। द टेम्परेचर एट विच एंजाइम वर्क मैक्सिमम वेरी एफिशिएंटली, एंजाइम वर्क वेरी एफिशिएंटली, उस टेम्परेचर को हम फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब जो हमारे एंजाइम्स हैं हमारी बॉडी के वो 37 पे बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, बेस्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पे ग्राफ मैंने दिया है टेम्परेचर का। जैसे जैसे फर्स्ट करना टेम्परेचर 10 था तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता गया, 20 हुआ तो और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, 30 हुआ तो और बढ़ गया, और 37 पे जाके एंजाइम का जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर था, वहाँ पे जो है एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम थी। जैसे ही टेम्परेचर 37 से 40 पे जाएगा, 40 से 50 तक जाए तो ग्राफ जो है वो फॉल डाउन होता जाएगा। इसका मतलब एंजाइम जो है वो डीनेचर होना स्टार्ट, उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। जब एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कायम नहीं रहेगा तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, डीनेचर। इसे हम डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पीएच। एंजाइम जो है एक मखसूस पीएच, जिस तरह टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव इसी तरह पीएच के लिए भी सेंसिटिव है। एंजाइम एक मखसूस पीएच पे काम करते हैं, उस पीएच को ऑप्टिमम पीएच का नाम देते हैं। हर एंजाइम की जो है वो काम करने के लिए एक मखसूस पीएच रिक्वायर होती है जिस पे एंजाइम जो है अपना फंक्शन एफिशिएंटली परफॉर्म कर सकते हैं, इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं। एवरी एंजाइम फंक्शन इफेक्टिवली ओवर नैरो रेंज ऑफ पीएच विच इज नोन एज ऑप्टिमम पीएच। फॉर एग्जांपल पेप्सिन जो है वो एंजाइम है हमारे स्टोमक के अंदर, वो 2 pH पे जो है एसिडिक pH पे काम कर सकता है, तो वो पेप्सिनोजन की फॉर्म में सेक्रेट होता है। लेकिन जैसे ही HCl आता है, HCl वहाँ पे जो मीडियम है वो एसिडिक कर देता है, जिसकी वजह से जो है उसकी pH वो 2 हो जाती है और वो पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह अस्लाइड, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चेंज आ जाती है pH में तो वो एक्टिव साइट, क्योंकि चार्ज बेरिंग साइट हमने बोला था, उस वहाँ पे अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे उसकी अमाइनो एसिड्स की जो एक्टिव साइट पे अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं उनकी आयोनाइजेशन जो है उसमें चेंज ला देती है। क्या? स्लाइड चेंज इन पीएच कैन चेंज द आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द एक्टिव साइट। दैट्स व्हाई pH इज आल्सो अ फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एक्सट्रीम चेंज इन पीएच होगी तो उसकी वजह से एंजाइम के अंदर जो बॉन्ड्स होंगे वो ब्रेक हो जाएंगे और एंजाइम इसकी वजह से भी डीनेचर हो सकते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ एंजाइम का जो है आपकी बुक में टेबल दिया गया, मुख्तलिफ एंजाइम जो हैं वो मुख्तलिफ पीएच पे काम करते हैं, उनकी ऑप्टिमम पीएच दी गई, वहाँ से उसको भी आपने देख लेना, क्योंकि वो डियर स्टूडेंट्स जो है MCQs के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।